Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 30th of January. First of all, let's understand which all news we have to discuss today. देखिए सबसे पहले we have to talk about allegation that has been made on Indian government. Indian government को recently accused किया गया है of buying Pegasus. देखिए Pegasus एक टाइप का सॉफ्टवेयर, एक टाइप का malicious सॉफ्टवेयर है that is called as malware, ठीक है, जो कि किसी भी पर्सन के फोन से या फिर लैपटॉप से इंफॉर्मेशन को चुरा करके होस्ट को दे सकता है, जो भी उस पर्टिकुलर चीज को कर रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज किया गया है कि इजराइल की एक फर्म है, एनएसओ ग्रुप नाम की कंपनी है, उससे इस पर्टिकुलर पैगासस को खरीदा था और उसके बाद सर्विलेंस के लिए यूज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ देखिए, दिस पर्टिकुलर न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस न्यूज के थ्रू हम यहां पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट व्हाट इज पैगासस, पैगासस के डिफरेंट फीचर्स को हम समझेंगे, एंड सेकंड विल टॉक अबाउट कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। विल टॉक अबाउट एवरी सिंगल टेक्निक इन डिटेल, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सेकंड विल टॉक अबाउट इंडिया और इजराइल के इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप लगातार इंप्रूव हो रही है। देखिए फर्स्ट वाला न्यूज भी इंडिया और इजराइल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है बिकॉज इजराइल की ये कंपनी एनएसओ जिससे इंडिया का मतलब इंडिया को अक्यूज किया गया है कि उसने पैगासस खरीदा है। और सेकंड हम बात करने वाले हैं इंडिया और इजराइल जिसका 30 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट कि एक पैरासाइटिक प्लांट मिला है जो कि निकोबार का जो हॉटस्पॉट है, अंडमान निकोबार में जो निकोबार वाला पार्ट है वहां का जो हॉटस्पॉट है वहां पर रिसेंटली मिला है। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आप पिछले कुछ सालों का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा दैट द हिंदू में जो भी न्यूज़पेपर्स में मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर में बेसिकली जो भी प्लांट्स या फिर जो भी एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है ना कहीं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट द हिंदू से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके कुछ फीचर्स एंड इसके जितने भी डिफरेंट प्लांट्स हैं सबके नेम्स, दैट्स ऑल। आपको सारे फीचर्स याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली द इंपॉर्टेंट वंस, और जितने भी हम सबके नेम्स आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली दीज आर अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स, बस इतना आपको मालूम है, दैट इज मोर देन इनफ। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट थेयम। थेयम एक टाइप का डांस फॉर्म होता है जो कि केरला एंड कर्नाटक के अंदर फॉर्म मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे। दीज आर द फोर टॉपिक्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। इट टॉक्स अबाउट इंडियन गवर्नमेंट को रिसेंटली अक्यूज किया गया है ऑफ बाइंग पैगासस, ठीक है। तो समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स नाम का एक न्यूज़पेपर है जिसने रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन किया है और पाया है कि 2017 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल की एक कंपनी दैट इज कॉल्ड एज एनएसओ ग्रुप उससे पैगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा था जिससे कि हमारे खुद के लोगों के ऊपर सिटीजंस के ऊपर सर्विलेंस किया जा सके। तो उसने ये क्लेम किया था कि 2017 के आसपास से जो इंडिया और जो इजराइल के रिलेशनशिप लगातार इंप्रूव हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन पैगासस का खरीदना भी है। देखिए आपको याद होगा 2019 के अंदर जब एक टाइप का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो एक बॉडी है यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वोटेड अगेंस्ट पैलेस्टाइन। देखिए अभी तक जब भी पैलेस्टाइन के लिए वोटिंग की जाती थी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या फिर यूएन की किसी और बॉडी के अंदर, इंडिया हमेशा इसको सपोर्ट करता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 के अंदर पैलेस्टाइन को अगेंस्ट में वोट करता है इंडिया एंड इजराइल के सपोर्ट में वोट करता है। सो दिस वाज दिस एक्चुअली हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसका रीजन कहीं ना कहीं जो ये वाला न्यूज़पेपर है ये बोल रहा है कि जो पैगासस सॉफ्टवेयर का खरीदना है ये हो सकता है कि उसने इस चीज को ट्रिगर किया हो। नाउ हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि एग्जैक्टली पैगासस स्पाईवेयर होता क्या है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है क्या। नाउ ये एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। नाउ मैलिशियस सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में एक टाइप का स्पाईवेयर बोलते हैं या फिर आप इसे मैलवेयर कह सकते हैं, ठीक है। एक टाइप का मालवेयर है। मालवेयर को शॉर्ट में देखिए दिस इज कॉल्ड एज मलिशियस एंड वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज मालवेयर। नाउ इसका एम ये है, इसका डिजाइन इस तरीके से होता है कि किसी भी डिवाइस के अंदर एंटर करके उस यूजर जिसका भी डिवाइस है उसको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है, उसे कोई भी नॉलेज नहीं होगा, बट उसकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फोन या लैपटॉप के अंदर है उसको डायरेक्टली रिले कर सकता है जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक पर्सन ने जिसने किसी दूसरे पर्सन की के फोन में ये सॉफ्टवेयर डाल दिया है, ठीक है। मान लीजिए ए ने डाला है और बी के फोन में गया है, तो बी की सारी इंफॉर्मेशन ए के पास पहुंच जाएगी बट बी को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। नाउ पैगासस की डेवलपमेंट की बात करें तो इजराइल का एक फॉर्म था दैट इज कॉल्ड एज एनएसओ ग्रुप, उसने 2010 के अंदर इसको सेटअप किया था और इसका पहली बार जब मतलब इसके बारे में मालूम चला था दैट वाज इन 2016 के अंदर पहले यहां पर क्लेम्स आने स्टार्ट हुए थे, बहुत सारे रिसर्चर्स वगैरह ने क्लेम करने स्टार्ट किए थे कि एक न्यू टाइप का कोई स्पाईवेयर, एक न्यू टाइप का वायरस है जो कि एक्चुअली फोन्स को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, थ्रू अ थिंग कॉल्ड एज स्पीयर फिशिंग, ठीक है। स्पीयर फिशिंग को यूज करके व्हाट इज कॉल्ड एज स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग का सिंपल टेक्निक आप समझ सकते हैं कि क्या होता है स्पीयर। देखिए स्पीयर का मतलब होता है, देखते हैं आप जब कभी फिशिंग के लिए जाएंगे ना, जब भी आप क्या बोलते हैं फिशिंग के लिए जाएंगे तो आप क्या करते हैं, हमेशा मछलियों को एक टाइप का बेट देते हैं, ठीक है। बेट मतलब एक टाइप का दाना देते हैं और जब वो मछलियां उसको एक्चुअली खाने आती हैं तो आप उसे मतलब
मतलब कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम चीजें होती हैं। फोन में क्या होता है, जो भी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के फोन में टेक्स्ट मैसेजेस या फिर ईमेल्स भेजते हैं, और जैसे ही कोई पर्सन उस टेक्स्ट मैसेजेस या फिर ईमेल को क्लिक करता है, ऑटोमेटिकली वो जो वायरस है उसके फोन के अंदर एक्टिव हो जाता है और उसके इन्फॉर्मेशन को यहां पर कैरी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब इस तरीके से काम करता है ना। 2010 के अंदर ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, 2010 के अंदर बनाया गया था, 2016 के अंदर ये पहली बार पाया गया था। अब लेकिन उसके बाद 2016 से लेकर 2022 के बीच में एनएसओ की जो अटैक कैपेबिलिटीज है वो लगातार इंप्रूव हुई है, काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। मतलब अब ये डिफरेंट मैकेनिज्म से डायरेक्टली अटैक कर सकता है। अगर आप पेगासस के इन्फेक्शंस की बात करें तो स्टार्टिंग में जब भी इसे किसी फोन को इन्फेक्ट करना होता था तो वो एक लिंक सेंड करता था। जब तक वो यूजर उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक नहीं करेगा तब तक वो सॉफ्टवेयर उस फोन के अंदर एक्टिव नहीं होता था। बट रिसेंटली एक न्यू टेक्निक आया है, दैट इज कॉल्ड एज जीरो क्लिक टेक्निक। जीरो क्लिक का सीधा सा मतलब है कि एक हैकर आपके फोन के अंदर सिंपल एक लिंक सेंड कर सकता है, ठीक है, और उस लिंक को आपको दबाने की जरूरत भी नहीं है। वो लिंक डायरेक्टली आपके फोन के अंदर जाएगा एंड इट कैन डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग। मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे, भले आप उसे यूज ना भी करें, कुछ भी ना करें, बट वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और आपके फोन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करके जो भी हैकर है उसके पास पहुंचाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं चाहिए होता है इसको, जीरो क्लिक के अंदर कोई भी इंटरेक्शन। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पेगासस सॉफ्टवेयर है अपने आप को लगातार एडवांस बनाता जा रहा है, लगातार एनएसओ जो है उसके अंदर अपडेट्स लगाता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जीरो डे एग्जैक्टली जो ये वाला जीरो क्लिक है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। देखिए जीरो क्लिक जो है ना कहीं जीरो डे वल्नरेबिलिटी को यूज करता है। मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप एक फोन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मान लीजिए वो आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड वर्जन यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड वर्जन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी डेफिनेटली होती ही होती है, ठीक है, जो अभी तक मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को भी नहीं पता होता है। जब उन्हें मालूम चलता है तो वो नेक्स्ट अपडेट करते हैं और उस चीज के अंदर ठीक कर देते हैं। बट जब तक वो प्रॉब्लम के बारे में मोबाइल ओनर्स को पता नहीं चलता है तब तक क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली यूज करके, एक्सप्लॉइट करके हैकर्स जो होते हैं उसी प्रॉब्लम को यूज करके फोन के अंदर घुस जाते हैं और डायरेक्टली उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो ये पेगासस है उससे किसको टारगेट किया गया है। अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो ह्यूमन राइट के बहुत सारे एक्टिविस्ट जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन बेसिकली जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट उन सबके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है, उन सब के अगेंस्ट में पेगासस कहीं ना कहीं यूज किया गया है। यहां तक कि जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के कुछ खुद के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं बहुत सारे, ये सब भी उस लिस्ट के अंदर आते हैं जिनका फोन्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया था पिछले 2 से 3 सालों के अंदर, स्पेशली पेगासस के कारण। 2019 के अंदर व्हाट्सएप जो कंपनी है, व्हाट्सएप ने यहां पर एक लॉसूट फाइल किया था यूएसए के अंदर, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि जो एनएसओ जो ग्रुप है, यानी कि ये वो कंपनी है जो कि एक्चुअली पेगासस बनाती है, तो उन्होंने क्या किया था, मतलब पेगासस वालों ने उन्होंने बहुत सारे फोन को पहले अटैक किया, रैंडम यूजर्स को अटैक किया और उस यूजर्स के थ्रू उन्होंने व्हाट्सएप को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 2019 में व्हाट्सएप ने ये एक लॉसूट फाइल किया था कि एनएसओ यानी कि जो पेगासस है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोबाइल डिवाइसेस को अफेक्ट करके फिर डायरेक्टली इस व्हाट्सएप के एक टाइप के सर्वर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको वहां पर मैलिसियस करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट्सएप के खुद के सॉफ्टवेयर के अंदर यहां पर एक मालवेयर डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे जो भी हमारा बैकग्राउंड था। अब हम कुछ स्टेप समझते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रही है इन सब चीजों को फाइट करने के लिए। देखिए पहला जो स्टेप लिया गया है दैट इज कॉल्ड एज साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ये टाइप का इनिशिएटिव है जिसके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि एग्जैक्टली साइबर क्राइम से किस तरह से बचा जा सकता है। सेकंड चीज, एक टाइप की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है ताकि जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, जो हमारी डिपार्टमेंट्स जो इन सबसे फाइट करेंगे, जैसे कि एक होता है CISO दैट इज कॉल्ड एज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर जितने भी IT स्टाफ्स होते हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा कैपेबल बनाया जाता है ताकि किसी भी टाइप का ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो उससे वो फाइट कर सकते हैं। सेकंड, 2017 के अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया था जो कि हर एक पर्सन का इंटरनेट ट्रैफिक को प्रॉपर्ली चैनलाइज करता है, चेक करता है, स्कैन करता है, ठीक है। जब आप देखिए, आप जब नॉर्मल अपना गूगल यूज करते हैं या फिर जब नॉर्मल अपना PC यूज करते हैं, जो भी चीज आप इंटरनेट में करते हैं ना, एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग स्कैन्ड बाय नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, ठीक है। तो हर चीज, अगर कहीं पर भी जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर उन्हें ये लगता है कि कहीं पर भी साइबर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं एक पर्सन के द्वारा किसी और पर्सन को, या फिर किसी भी टाइप से, या फिर आपको थ्रेट्स आ रहे हैं, तो हर एक चीज कहीं ना कहीं इनको मालूम चल जाता है और वो उसके ऊपर फिर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड, 2017 के अंदर ही एक साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया था। और देखिए नाम से आपको मालूम चल रहा होगा कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का उसको ऐसा लगता है कि उसका फोन या फिर लैपटॉप है, कोई भी ऐसा डिवाइस है जो कि किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उसको ये डाउट हो रहा है, तो वो जाकर डायरेक्टली साइबर स्वच्छता केंद्र के अंदर अपने उस वायरस के अगेंस्ट में, मतलब कुछ एंटीवायरस उसके लैपी के अंदर डाल सकते हैं, फोन के अंदर डाल सकते हैं। बेसिकली उसका कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस को वायरस या फिर मालवेयर को हटाकर पूरी तरीके से क्लीन करना हो, क्लीन करने के लिए एक टाइप का केंद्र बनाया गया है जहां पर कोई भी पर्सन जिस पर अटैक किया गया है किसी भी टाइप के, मतलब इन सब मालवेयर्स का उन्हें बचाया जा सकता है,
इसके अलावा एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया था, दिस इज कॉल्ड एज I4C। देखिए इंडियन उसके बाद 4 C है ना, CCCC यानी कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसलिए I4C बोला जाता है इसको भी गवर्नमेंट ने बनाया था। इसको भी इसी काम के लिए किया गया कि जितने भी साइबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा और साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया था। मान लीजिए कोई भी पर्सन जिसको साइबर क्राइम का कोई भी इशू होता है वो डायरेक्टली इस पोर्टल के अंदर जाके ऑनलाइन जाकर अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकता है और ये पर्टिकुलर पोर्टल क्या है उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। एंड फाइनली देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आपने इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा, ये सर्ट बोलते हैं, ठीक है सर्ट। नाउ ये एक ऐसी नोडल एजेंसी इसको बनाई गई है जो कि साइबर सिक्योरिटी के कोई भी थ्रेट्स जैसे कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, किसी भी टाइप की टेक्निक अगर आपके अगेंस्ट यूज की जा रही है तो आप डायरेक्टली जाकर सर्ट के अंदर, सर्ट एक टाइप का बेसिकली एक टाइप का ऑनलाइन मेथड है जहां पर आप ऑनलाइन ये जो ये वाला पोर्टल है ना, पोर्टल ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप इस पोर्टल के ऊपर जैसे ही एक कंप्लेंट फाइल करेंगे ऑटोमेटिकली आपको सर्टेन से कॉल आएगा और उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है उसको धीरे धीरे मिनिमाइज किया जा सके, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नाउ इंडिया ने इसके बेसिस पे बेसिकली 2 लॉज ऑलरेडी बना रखे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बट आपको ध्यान रखना आईटी एक्ट जो है ये बहुत ही पुराना लॉ है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है बिकॉज 2000 के आसपास में नॉर्मली साइबर अटैक्स नहीं होते थे। तो जो भी एक्ट बनाया गया है ना उस एक्ट के अंदर साइबर सिक्योरिटी को उतनी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं दी गई है, तो इसमें अमेंडमेंट करके हमें इसके अंदर कुछ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को इंक्लूड करना है। एंड सेकंड चीज जो हमारा पर्सनल डेटा बिल है जिससे हम आधार बिल भी कहते हैं 2019 के अंदर, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्पाईवेयर्स के बारे में बात की गई है, जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स उनके बारे में बात की गई है, बट इसको भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। तो जो लॉ बनाए हैं उसको और ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नाउ कुछ इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स है, उसको हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स है जो कि साइबर थ्रेट से डील करते हैं। सबसे पहले देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। नाउ टेलीकॉम जो होता है वो फोन या फिर जो टेलीफोन का जो बिजनेस होता है उससे वो होता है, ठीक है, रिलेटेड होता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है एक टाइप की यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन की डायरेक्ट बॉडी नहीं है, वो इनडायरेक्ट बॉडी है, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड एक टाइप की एजेंसी है जो कि यूएन के अंदर काम करती है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे टेलीकम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए कुछ रूल्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और उस रूल को प्रॉपर्ली डेवलप या फिर अपडेट करने के लिए ये सारा का सारा काम करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, ध्यान रखना है। सो टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो यहां पर साइबर सिक्योरिटी से भी डील करता है। सेकंड चीज, और 2004 के अंदर क्या हुआ था, 2004 के अंदर बुडापेस्ट नाम का एक प्लेस है जो कि हंगरी एक टाइप का कैपिटल है, हंगरी, ठीक है। हंगरी का एक कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज बुडापेस्ट। हंगरी के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था, एक टाइप का मीटिंग हुई थी जो कि साइबर क्राइम को रिलेटेड हुई थी। देखिए 2004 की हम बात कर रहे हैं, मतलब काफी पहले 2004 के आसपास में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और 2004 के अंदर एक मीटिंग की। नो एक टाइप की इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई जो कि सीख करती है, मतलब वो चाहती है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं या फिर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम है जिसे हम साइबर क्राइम्स कह सकते हैं उन सबको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। जैसे उन सबको सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। पहली बात तो कुछ ऐसे नेशनल लॉज बनाए जाएंगे हर एक कंट्री के अंदर जो कि इन सबसे डील करेगा। सेकंड चीज, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स जो होती है उन सबको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। देखा आपने जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है, जो एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें आप डायरेक्टली जाकर क्लेम कर सकते हैं। सर्टेन नाम की एक बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है। तो डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टिगेशन टेक्निक बनाए जाएंगे और न्यू टेक्निक्स बनाए जाएंगे जिसे लगातार इंप्रूव किया जाएगा। एंड थर्ड इज जितने भी नेशंस हैं उनको आपस में कोऑपरेट करके यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। बट द सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज बुडापेस्ट कन्वेंशन को अभी तक इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाउ ये तो हो गया हमारा सारे का सारा, मतलब जितना भी हमारा थ्योरी वाला पार्ट था हमने कर लिया। अब इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट करते हैं, एग्जैक्टली समझते हैं कि साइबर अटैक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। देखिए देयर आर बहुत सारे डिफरेंट वेरियस टाइप के यहाँ पर साइबर अटैक्स होते हैं, उसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड एज मालवेयर। मालवेयर का सीधा सा मतलब है, मालवेयर का शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये किसी भी टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को, आपके सर्वर को, आपके कंप्यूटर नेटवर्क को किसी को भी डैमेज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मालवेयर, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सही नहीं है आपके लैपटॉप के लिए, वायरस सॉफ्टवेयर कुछ भी, दैट इज कॉल्ड एज मालवेयर। नाउ यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जैक्टली इनमें से कौन कौन सा मालवेयर है, तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली 5 चीजें जो होती हैं वो मालवेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज किसी भी टाइप का रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का सीधा सा मतलब है क्या होगा, आपके फोन को, आपके लैपटॉप को अटैक करके, ठीक है, आपके लैपटॉप को वहां पे क्लोज कर सकता है दूर से बैठा एक हैकर और फिर आपसे एक रैंसम की डिमांड कर सकता है, मतलब आपसे एक फिरौती मांग सकता है कि इतना मुझे पैसा पे करो, उसके बाद मैं आपका लैपटॉप वापस ओपन करूंगा। अब आपके लैपटॉप के अंदर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए आप ऑब्वियसली रैंसम पे करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रैंसम पे मतलब उनको करना पड़ता है और उसके बाद ही उनका लैपटॉप फिर से ऑन होता है, ठीक है। सो रैंसमवेयर, उसके अलावा सेकंड इज स्पाईवेयर, थर्ड इज वोन्स, फोर्थ इज वायरसेस एंड फिफ्थ इज ट्रोजन्स। आपको बस ये 5 नेम्स याद रखने और आपको ध्यान रखना है कि ये पांचों एक टाइप के मालवेयर्स हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एग्जैक्टली मालवेयर्स कौन से होते हैं। अब देखिए ये मालवेयर्स है, मालवेयर्स में वायरसेस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन्स हो सकते हैं, रैंसमवेयर हो सकते हैं। देखिए किसी भी टाइप के बॉट्स या फिर बॉटनेट्स जो होते हैं ना, बॉट्स आप देखते हैं जो कि ऑटोमेटिक रिप्लाईज करते हैं, वो भी एक टाइप का मालवेयर्स हो सकते हैं। इसके बाद एडवेयर्स होते हैं, मतलब गलत तरीके से जो ऐड देते हैं और उसके बाद फिर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक टाइप के मालवेयर्स होते हैं। स्पाईवेयर जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली स्पाई कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रूट किट्स होते हैं, फाइललेस मालवेयर होता है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं होता, डायरेक्टली वो आपके लैपी के अंदर जाकर आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकता है। और फाइनली माल एडवर्टाइजिंग होता है, यानी कि गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट, ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है कि एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से देखा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि यू हैव वन 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, अगर आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे या फिर कोई भी होगा तो हो सकता है कि वो एक वायरस हो, एक टाइप का मालवेयर है जो कि आपको आगे आकर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। सो डोंट एवर फॉल फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, हो गया मालवेयर। नाउ सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग। नाउ फिशिंग एक टाइप का मेथड है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली ईमेल्स या फिर वेबसाइट के थ्रू। आपको क्या होगा, गलत तरीके का आपको एक ईमेल यानी कि डिसेप्टिव ईमेल जो कि सही नहीं होता है, उस ईमेल के थ्रू आपको वहां पे लेके जाया जाएगा और उसके बाद आप पे वहां पर अटैक किया जाएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो जो भी मान लीजिए हैकर है, ठीक है, हैकर क्या करेगा, वो जस्ट सपोज कोई एक पर्सन है एबीसी, अब एबीसी का कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर चुराना है, ठीक है, उसको गैदर करना है, तो सबसे पहले ये मालूम करता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन इसको चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपको बातचीत करके आपको एक ट्रस्ट, मतलब आपको अपना ट्रस्ट दिखाएगा, बहुत से एक ट्रस्टेड सोर्स की तरह बन जाएगा। और जब आप उस पर भरोसा करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कन्विंस कर लेगा किस न किस तरह से आपको डेटा को शेयर करने के लिए या फिर आपको पासवर्ड, आईडी, यूजर आईडी सब शेयर करने को, और उसके बाद वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फिशिंग, ठीक है। मतलब आपको भरोसे में लेकर आपका इंफॉर्मेशन वो चोरी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज अ फिशिंग। तो आपको ध्यान रखना है मालवेयर क्या होता है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर। फिशिंग का सिंपल सा टेक्निक है कि ऑनलाइन मेथड से कोई पर्सन आपको मिल सकता है जो कि आपको गलत तरीके से अपने भरोसे में लेगा और उसके बाद आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेगा। थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। नाउ डीओएस अटैक जो होता है एक टाइप का ऐसा अटैक होता है, देखिए नाम समझिए, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब क्या है, आपके लैपटॉप के अंदर घुस के आपकी सर्विसेज को बंद कर देगा, मतलब अपना लैपी या फिर फोन अपना यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या होता है, आपका मशीन, आपका नेटवर्क को पूरी तरीके से शट डाउन हो जाएगा और उसके बाद आप उसको अपना मतलब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली किया कैसे जाता है, किया जाता है इस तरीके से कि आपके जो लैपी है, आपका जो फोन है, वो एक टाइप के ट्रैफिक के थ्रू काम करता है, उसके ऊपर बहुत सारा ज्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। वो लोग जो हैकर्स होते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट करते हैं, उसके कारण यहाँ पे लोग जो होते हैं उसको यूज नहीं कर पाते। इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखिए। नो मान लीजिए एक हैकर है, ठीक है। हैकर क्या करता है, हैकर के पास ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, मतलब सिस्टम्स होते हैं। नाउ देखिए, मान लीजिए कि उसने आपका एक आपका वो है लैपटॉप है, ठीक है, आपका एक सर्वर है। आप उस सर्वर को जब भी यूज करते हैं तो आपका सर्वर का एक ट्रैफिक होता है। नो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका फोन है या फिर लैपटॉप है। जब अपने फोन या लैपटॉप को यूज करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक साथ में बहुत सारे डिफरेंट टैब्स खोल देते हैं तो आपका लैपटॉप मतलब काम करना कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, हैंग करना स्टार्ट करता है, राइट। आपका लैपटॉप, आपका फोन जो है हैंग करना स्टार्ट कर देगा। नो द सेम मेथड इज यूज्ड बाय द हैकर्स इन दिस डीओएस अटैक के अंदर। डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर क्या करता है, डिफरेंट यहां पर कंपोनेंट्स, डिफरेंट यहां पर जो लैपटॉप्स हैं या फिर डिफरेंट सिस्टम्स है, उनसे क्या करेगा, हर एक सिस्टम से आपके लैपटॉप के ऊपर डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक्स को सेंड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक सेंड करेगा जिससे क्या होता है, आपके खुद के लैपटॉप के पास कोई भी बैंडविड्थ नहीं बचती है नॉर्मल ट्रैफिक करने के लिए। मतलब मान लो कि आपको सिंपल गूगल सर्च करना है, बट आप गूगल सर्च नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी भरा होगा, मतलब पूरी तरीके से ट्रैफिक इतना ज्यादा भर चुका होगा, इतने ज्यादा रिक्वेस्ट भर चुके होंगे कि आपका लैपटॉप वहां पर काम करना बंद कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जहां पर आपको काम नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज मैन इन मिडल अटैक्स। नाउ देखिए, जितने भी हम ये सब कर रहे हैं ना, आपको यहां पर सिर्फ इनके नेम पता होना चाहिए और नेम के थ्रू क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैन इन मिडल को देखिए, नाम से समझिए। नाम से मतलब कि दो लोग बात कर रहे हैं और बीच में आके एक तीसरा पर्सन यहां पर कान ला के सुन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ मैन इन द मिडल अटैक। इसका सीधा सा मतलब है ईव्सड्रॉपिंग कर रहा है, मतलब जब भी दो पार्टी डिफरेंट तरीके से ट्रांजेक्शन कर रही है उसके बीच में आकर यहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ मैन इन मिडल। मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल पर्सन है जो कि अपने लैपटॉप के थ्रू www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का गूगल या फिर किसी भी अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यूज कर रहे हैं। अब जब आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक हैकर जो है आपके कनेक्शन मतलब एक वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर सकता है। और सेकंड चीज, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से या फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। और जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पर मतलब यहां से आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप यहां पर शेयर कर रहे हैं, वो सारे का सारा डेटा वो यहां पर ले लेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ मैन इन मिडल अटैक, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि आपके ट्रैफिक को यहां पर इंटरप्ट करके वो आपका डेटा को फिल्टर करके आपको डेटा को चुरा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एसक्यूएल इंजेक्शन। नाउ एसक्यूएल का सीधा सा मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि आपके डेटाबेस को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ समझिए इसको। मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे गए, मैं आपको मान लीजिए कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाकर काम कर रहे हैं, तो हैकर क्या करेगा, डायरेक्टली यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएगा और उस वेबसाइट को हैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसी कारण जब आप यहां पर जाएंगे, जब आप यहां पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को मतलब
शेयर करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हैकर के पास आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि एग्जैक्टली एसक्यूएल में क्या होता है। एसक्यूएल में जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे डायरेक्टली अटैक किया जाता है। ठीक है, अब जब वेबसाइट पे अटैक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी वेबसाइट के ऊपर आप एंटर कर रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास, मतलब उसके पास डायरेक्टली आ जाएगा। तो एसक्यूएल को समझिए, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि एक हैकर है, ये आपका नॉर्मल जो ये आप नॉर्मल यूजर है और ये आपका डेटाबेस है जो भी आप जिस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं। अब क्या करेगा, यहां पर हैकर क्या करेगा, वो डायरेक्टली इस डेटाबेस को लिंक करेगा। अब इससे क्या करेगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आप यहां पर फिल करेंगे वो यूजर आईडी पासवर्ड आपका ले लेगा और उसके बाद इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके आपका सारा इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एसक्यूएल अटैक। इसके अलावा एक और होता है, एक और होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नाउ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एक्सएसएस बोलते हैं। ठीक है, एक्सएसएस भी बोलते हैं। देखिए, दिस इज क्रॉस, मतलब इसे क्रॉस बोला जाता है, साइट एंड स्क्रिप्टिंग, इसलिए इसको एक्सएसएस बोलते हैं। नाउ ये भी एक एसक्यूएल की तरह होता है जहां पर आपका डायरेक्टली वेबसाइट को अटैक किया जाता है, बट इस बार आपके वेबसाइट को अटैक ना करके क्या होता है, डायरेक्टली आपके फोन को अटैक किया जाता है। ठीक है, इस बार पूरे की पूरे वेबसाइट को अटैक नहीं किया जाता है, सिर्फ आपके खुद के जो लैपटॉप है, आपका जो सिस्टम है उसको अटैक किया जाता है, जो भी आपका ब्राउजर है उसको अटैक किया जाता है। मान लीजिए कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना तो चाहते हैं बट आप गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहां जाने के लिए तो आप यूजर हैं। ठीक है, आपने क्रोम को ओपन किया, क्रोम के थ्रू आपने यूपीएससी को ओपन किया और यूपीएससी में जाकर आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। अब अगर हम पिछला वाला देखेंगे जहां पर जो ये वाला सिस्टम है, एसक्यूएल वाला सिस्टम है, एसक्यूएल में क्या होता है, वो डायरेक्टली जाएगा यूपीएससी को ही हैक कर लेगा। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट को हैक कर लेगा और उसके बाद आपको डायरेक्टली विक्टिम बना लेगा, आपके यूजर पासवर्ड सबको वो कर लेगा। ठीक है, अटेंड कर लेगा। बट द पॉइंट इज कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या होता है, वो यूपीएससी को यहां पर डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, क्रोम को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, और क्रोम को इन्फेक्ट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप क्रोम के अंदर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाएगी। दिस कॉल्ड एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। साइट मतलब जो साइट आप यूज कर रहे हैं उस साइट को डायरेक्टली वो कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेता है। फाइनली देयर इज अ थिंग कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब है कि एक पर्सन आपके पास आएगा और आपको ट्रिक कर देगा, मतलब आपको अपनी बातों के अंदर बहला फुसलाकर आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। दिस कॉल्ड एज सोशल इंजीनियरिंग मेथड। ठीक है, तो ये थी हमारी डिफरेंट, देखिए दिस इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड फाइनली दिस वन इज सोशल इंजीनियरिंग, जहां पर क्या होता है, एक फ्रेंड होता है जो कि मतलब आपको एक मैसेज आएगा, बेसिकली आपके इमोशंस हाइटन जाएंगे बिकॉज उसके अंदर लिखा होगा कि 10 लाख रुपए जीत गए आप या फिर 1 करोड़ रुपए जीत गए। नो, नेवर एवर फॉल फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग बिकॉज ऐसी चीजें नॉर्मली एक वायरस होती है या फिर एक मालवेयर होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर थे, जितने भी ऐसे स्पाईवेयर्स थे, उन सबके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बात करने की कोशिश की है। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर या फिर मेंस के अंदर आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है। जब एनएसओ को और स्पेशली पेगासस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर एक एलिगेशन लगाया ना, ये दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी सीरियस। ठीक है, इसके कारण यहां पर दिस बिकम्स अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक स्पेशली फॉर यूपीएससी, इसलिए क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा टाइम दिया और डिटेल में समझने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर हमें इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। Now, recently 30 years कंप्लीट हुए हैं। 29th of January 1992 का जो एक टाइम था जिस टाइम एक्चुअली इंडिया और जो इजराइल दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे एंड फाइनली 30 years अब कंप्लीट है। आपको याद होगा 29th जनवरी यानी कि कल 30 साल पूरे कंप्लीट हो गए, इसलिए इस चीज को यहाँ पर एक टाइप से सेलिब्रेट किया गया है। दोनों ही कंट्री ने यहाँ पर बोला है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया और इजराइल के टाइज को स्ट्रेंथन करना वर्ल्ड लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है। ठीक है, अब ऐसा बोला जा रहा है कि ऑल्दो उस टाइम 1992 में जब दोनों कंट्री ने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, ऑल्दो एक न्यू चैप्टर था वो दोनों ही कंट्री के लिए, बट हमारी जो कंट्री की जो हिस्ट्री है दैट इज वेरी ओल्ड। हमारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे लोग जो है वो इजराइल में रहते हैं, इजराइल के लोग इंडिया में रहते हैं और स्पेशली जो इजराइल की ज्यूइश कम्युनिटी है, जब वहां पर बैकलैशेस होने स्टार्ट हुए थे, प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई थी, तो उनके बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया के अंदर आ गए थे। इंडिया के अंदर दे लिव वेरी पीसफुली, किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, किसी भी टाइप का कोई उन्हें इशू नहीं होता है। अगर इंडिया के अंदर आप देखेंगे ज्यूइश कम्युनिटी जो है ये ऑल्दो बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट happiest population because they are one of the richest population, they are one of the most educated populations में से एक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इंडिया और ज्यूइश की जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा है। नाउ रिसेंटली 30 years कंप्लीट होने पे एक लोगो लॉन्च किया गया। नाउ दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कि मतलब इसी मेनली चीज के लिए मैंने इस एडिटोरियल को आज के उसमें ऐड किया है। ठीक है, देखिए एक स्टार ऑफ डेविड और अशोक चक्र, इन दोनों को साथ में मिलाकर के एक लोगो बनाया गया। देखिए दिस इज अशोक चक्र, ये हमारा इंडिया का है एंड दिस थिंग दैट यू सी दिस इज एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्टार ऑफ डेविड। ठीक है, स्टार ऑफ डेविड जो है ये इजराइल का झंडे के ऊपर एक लोगो बनाता है। जिस तरह हमारे यहाँ पर लगता है ना, हमारे यहाँ पे अशोक चक्र बनता है,
उस तरीके से उनका क्या होता है, वहां पर स्टार ऑफ वो बनता है, डेविड बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, स्टार ऑफ डेविड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इजराइल, इजराइल के झंडे से रिलेटेड है। तो नेशनल फ्लैग ऑफ दोनों कंट्री का है, ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है और ये वाला इजराइल का नेशनल फ्लैग है। इसके अलावा आप देख सकते हैं देयर इज अ 30 रिटर्न इन, मतलब यहाँ, ठीक है, 30 ईयर्स यहाँ पर 30 ईयर्स को सिग्निफाई कर रहा है। नाउ देखिए, ऑल्दो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम इंडिया और जो इजराइल के रिलेशनशिप है वहां पर उस टाइम बनना स्टार्ट हुए थे, बट एक फुल्ली टाइप के एक अच्छे से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 29 जनवरी 1992 को बना था। इसीलिए हम इसको 30th जो साल मना रहे हैं इसके हिसाब से मना रहे हैं। दिसंबर 2020 की अगर आप बात करेंगे, जो रिसेंट डेटा है हमारे पास, उसके अनुसार इंडिया इज अमंग द 164 यूएन नेशंस जो कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप रख रहा है। देखिए, इजराइल एक बहुत ही डिस्प्यूटेड लैंड है, इजराइल, जेरूसलम, ये सब जो एरिया है बहुत ही डिस्प्यूटेड है बेसिकली। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इज अमंग द कंट्री जो कि एक्चुअली इजराइल को एक टाइप का प्रॉपर रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैप पे देखेंगे, आपको यहाँ पर देखिए प्रॉपर्ली समझ आएगा। दिस इज पहले आप इस मैप को देखिए, दिस इज अ मैप ऑफ वर्ल्ड मैप, जहां पर एशिया का मैप अगर आप देखेंगे, दिस इज इंडिया, ठीक है। इंडिया के अगर पास में देखेंगे, दिस इज पाकिस्तान, ईरान, ईरान के पास देखिए दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू सी, दिस कंट्री जो कि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल पास में है, दिस इज कॉल्ड एज इजराइल, ठीक है। जो आप देखिए, दिस इज अरेबियन पूरा का पूरा पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला के पास में बिल्कुल एक्सट्रीम जो अरेबियन पेनिनसुला का है, दिस इज कॉल्ड एज इजराइल। नाउ इजराइल को ध्यान से देखिए, इजराइल के पास में पहले देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इजिप्ट, देन वी हैव जॉर्डन, देन वी हैव सीरिया एंड एट द टॉप वी हैव लेबनान। तो ये 4 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा लास्ट ईयर आई गेस अफगानिस्तान का जो नेबर्स था उसको डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर इजराइल भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो आपको इजराइल के बारे में भी ध्यान रखना है। नाउ इजराइल के अंदर टोटल 2 ऐसे प्लेसेस हैं जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज गाजा स्ट्रिप एंड सेकंड इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक। नाउ यू मस्ट रिमेंबर, वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल के ईस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, ऑल्दो उसका नाम वेस्ट बैंक है, बट वो इजराइल के ईस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, और गाजा स्ट्रिप जो है वो ईस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बैंक ईस्टर्न साइड में और गाजा स्ट्रिप वेस्टर्न साइड में। इसके अलावा वेस्ट बैंक का एक पार्ट है जेरूसलम, जेरूसलम दिस इज द प्लेस जो कि हाईली डिस्प्यूटेड है। नाउ देखिए, अभी अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो यूरोपियंस जो इंडिया की तरफ आते हैं, मार्च करते हैं, स्पेशली पोर्टुगल्स, ब्रिटिश, ये सब आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जेरूसलम जो था, जेरूसलम का क्लेम यहां पर इजराइल ने कर लिया था। इजराइल इन द सेंस जो अरेबिक रूलर्स थे, यानी कि जो इस्लाम थे, उन्होंने कर लिया था। तो इजराइल जो जेरूसलम वाला पार्ट है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th सेंचुरी के अंदर जेरूसलम के अंदर एक होली वॉर हुआ था, ठीक है। होली वॉर 12th सेंचुरी के अंदर हुआ था, जहां पर क्रिश्चियंस, जूस एंड मुस्लिम्स, यानी कि इस्लाम्स, इन तीनों के बीच में टाइप का वॉर हुआ था। इस तीनों ही वॉर को, इस वॉर को ऑल्दो क्रिश्चियन ने जीता था, लेकिन यहां पर इस्लाम ने इस पर्टिकुलर एरिया को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था। नो, जेरूसलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये जेरूसलम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, आपको डेफिनेटली उसको हमेशा याद रखना है। तो अब ठीक है, अब आई होप आपको इसका मैप प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा एग्जैक्टली ये है कहां पे। नाउ आपने देखा कि 164 ऐसे यूएन के मेंबर्स हैं जो कि इजराइल को ऑलरेडी रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर चुके हैं, उसके अंदर इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर्स है। 1992 के अंदर जब दोनों का ट्रेड स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज जस्ट $200 मिलियन, सिर्फ $200 मिलियन का ट्रेड होता था। बट राइट नाउ 2020 के आसपास में हमारा ट्रेड जो है, इट हैज ऑलमोस्ट 40 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, जहां पर वी हैव रीच्ड अराउंड $4.14 बिलियन। इतना हम करते हैं, एंड दैट इज एक्सक्लूडिंग द डिफेंस। डिफेंस सेक्टर को हटाने के बाद इतना ट्रेड है हमारे पास। सोचिए डिफेंस को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो कितना होने वाला है। कुछ देर में आपको मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली डिफेंस ट्रेड कितना ज्यादा है इजराइल के साथ हमारा। नो, इजराइल इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसको हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दैट इज इन इंडियाज फेवर। आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के यहां पर ट्रेड डेफिसिट नहीं है, इंडिया के यहां पर ट्रेड सरप्लस है। सबसे ज्यादा यहां से डायमंड का ट्रेडिंग होती है, स्पेशली आधा से ज्यादा जो ट्रेड है इजराइल के साथ वो हमारा डायमंड के थ्रू होता है ना। इजराइल देखिए, इंडिया जो है वो इजराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया के अंदर, और 7th लार्जेस्ट ग्लोबली। मतलब इजराइल के जितने भी पार्टनर्स देखोगे उसमें 3rd नंबर पे इंडिया आता है एशिया के अंदर, और 7th नंबर पे आता है ग्लोबली। मतलब इतना सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है। इजराइल की बहुत सारी कंपनीज है जो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, वाटर की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही है, फिर बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। इन सब के थ्रू यहाँ पर इजराइल जो है काफी सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने की कोशिश कर रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इसके अलावा इंडिया और इजराइल भी जो रिसेंटली एक एफटीए साइन करने की बात कर रहे हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं, ताकि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। नाउ हमने पीछे बात की थी कि $4 बिलियन का यहां पर ट्रेड तो है, बट एक्सक्लूडिंग डिफेंस। एग्जैक्टली डिफेंस में कितना है देखिए, डिफेंस में इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम इजराइल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स देखिए, ट्रेड को छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो इंडिया जो है लार्जेस्ट बायर है इजराइल का। मतलब इजराइल जितने भी कंट्रीज को, डिफरेंट कंट्री को बेचता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उसमें सबसे टॉप पे इंडिया आता है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के को जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स, जितने भी डिफरेंट कंट्रीज है जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर रशिया। मतलब रशिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है और इजराइल सेकंड नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप अब ये दोनों चीज समझ गए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में इजराइल से हम सेकंड लार्जेस्ट यहां पर वो करते हैं, बाय करते हैं, बट इजराइल के रिस्पेक्टिव में हम फर्स्ट में, बिकॉज इजराइल हमें सबसे ज्यादा बेचता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करेंगे, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में, उसमें बहुत सारे ऐसे वेपन्स है जो कि अभी फिलहाल इजरायली वेपन्स है। देखिए, आपको यहां पर सिर्फ ये नाम पता होना चाहिए और आपको
ये मालूम होना चाहिए कि ये वेपन्स कौन सी कंट्री का है, दैट्स ऑल। आपको इसमें ये पूरा का पूरा ये जो पूरा पैरा है एज इट इज याद नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर नाम याद होना चाहिए। फर्स्ट इज कॉल्ड एज फाल्कन AWACS। नाउ AWACS का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आपको हवा के अंदर मतलब जो एयरक्राफ्ट से आपको वार्निंग और कंट्रोल का एक टाइप का कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फाल्कन, देखिए जब भी आपको फाल्कन वर्ड याद है तो फाल्कन डायरेक्टली इजराइल की कंपनी है, ठीक है। फाल्कन जो भी डिफरेंट एयरबॉर्न कंपनीज बनाएगी या फिर एयरक्राफ्ट बनाएंगी वो सबके सब इजराइल का होगा। सेकंड चीज हिरॉन, थर्ड इज सर्चर 2 और फोर्थ इज हारोप ड्रोन्स। ये टाइप के जितने भी ड्रोन्स है, हारोन ड्रोन है, सर्चर 2 ड्रोन्स है और हारोप ड्रोन्स है, ये सब हमने इजराइल से लिया है। थर्ड, हमने एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है, मतलब कोई भी अगर हमारे ऊपर मिसाइल से अटैक करता है उसको फाइट ऑफ करने के लिए हमारे पास एक बराक मिसाइल है। दिस बराक मिसाइल इंडिया और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया है और बराक मिसाइल एक्चुअली मतलब इजरायली ओरिजिन का है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और फाइनली एक टाइप का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड स्पाइडर, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पर याद कैसे रखना है, फाल्कन क्या है, फाल्कन एक टाइप का एयर वार्निंग सिस्टम है जो कि हमने इजराइल से लिया है। सेकंड चीज हेरोन एक टाइप का ड्रोन है, सर्चर 2 एक टाइप का ड्रोन है और हारोप जो एक टाइप का ड्रोन है, ये तीनों ड्रोन है जो कि हमने इजराइल से लिए। थर्ड एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम है बराक, ये भी इंडिया और इजराइल ने साथ में डेवलप किया है, बेसिकली ये इजरायली ओरिजिन का है। एंड फाइनली अगर हमें किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक मिसाइल है दैट इज कॉल्ड स्पाइडर। ये स्पाइडर भी यहां पर इजरायली ओरिजिन का है, तो आपको ये सब चीजें बस इस तरीके से याद करनी है, ठीक है। ये पूरा पैरा एज इट इज याद नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे इजराइल की मिसाइल्स देखिए, एक तो हमने यहां पर बात की, इसके अलावा बहुत सारे हमने इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जो है हमने खरीदे हैं। स्पेशली पाइथन नाम की कंपनी है और डर्बी नाम की कंपनी जो कि इजराइल के अंदर है, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स बनाती है, वो भी हमने इजराइल से खरीदे हैं। जैसे कि देखिए क्रिस्टल मेज नाम का एक मिसाइल है जो कि अगर आप यहां से मतलब अटैक करेंगे, ठीक है, मतलब यहां से अगर आप अटैक करेंगे और अगर आप उसको टारगेट वहां पर उसके अंदर फीड कर देंगे कि मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर मतलब अटैक करना है, फिर एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर अटैक करना है, तो जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक ये मिसाइल वापस नहीं आएगा। मतलब ये एक टाइप का स्मार्ट बॉम्बिंग है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइस 2000 बॉम्ब्स होते हैं, ये भी एक टाइप के स्मार्ट बॉम्ब्स है, जहां पर आपको ऐसा नहीं है कि आप यहां से मारेंगे तो जाकर वहां पर टकरा जाएगा, नहीं, अगर आप इसको मारेंगे तो जो भी आपका टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वापस आएगा, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा, ठीक है। तो क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स जो इजरायली ओरिजिन के और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो हो गया डिफेंस के मामले में। इसके अलावा एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इंडिया और इजराइल बहुत ज्यादा कॉपरेशन कर रहे हैं, जहां पर देखा गया है पिछले 3 सालों के अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसके अंदर एग्रीकल्चर कॉपरेशन के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर हम बहुत सारे न्यू सेंटर्स बना रहे हैं, बहुत सारी वैल्यू चेन को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं ताकि दोनों ही कंट्री अपने अपने टाइम में सेल्फ सफिशिएंट मोड के अंदर जा सके और प्राइवेट कॉपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज किया सके। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर आप फील्ड देखेंगे उसमें इंडिया और इजराइल का जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया है पिछले कुछ सालों में। स्पेशली एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड स्टार्ट किया गया है, ठीक है, I4F इसे बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड। देखिए I4 फंड का सीधा मतलब है इंडियन इजराइल इंडस्ट्रियल फंड, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फंड है इस पैसे के थ्रू क्या होता है, इंडिया और इजराइल दोनों की कंपनी के अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है जिसके थ्रू अलग तरीकों से हम यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा 3 R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं जो कि ऑलमोस्ट $5 मिलियन के हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा इंडिया और इजराइल के बीच का जो रिलेशनशिप है और ज्यादा इंप्रूव होगा। ये जो I4F था इसकी अगर आप बात करेंगे ये टाइप का कॉपरेशन है बिटवीन इजराइल और इंडिया के बीच में, जो कि दोनों साथ में मिलकर बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च करना चाहते हैं एक साथ में, ठीक है। देखिए ये डिफरेंट टेक्निक्स आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली शो कर रहा है और इंडिया इजराइल जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है थ्रू ट्रेड, थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ये सब। नाउ इसके अलावा इजराइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर लैंड स्टार्ट किया था 2016 के अंदर फ्रांस के साथ मिलकर के, उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर इजराइल है, ठीक है। तो इजराइल ने क्या किया, अपने रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली सोलर एनर्जी को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इंडिया के साथ पार्टनरिंग की है क्लीन एनर्जी के अंदर में। ना क्यों, देखिए क्या है, अगर आप देखेंगे इंडिया को, दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इजराइल। अगर आप देखिए दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब है कि यहां पर सन जो है हमेशा ओवरहेड रहता है, तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अगर देखेंगे ये वाला पूरा जो पार्ट है ये एक्चुअली वो पार्ट है जिसके अंदर सन जो है एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करता है, दिस कॉल्ड एज ट्रॉपिक्स। इसी पर्टिकुलर रीजन को यूज करके, मतलब इसी एरिया के अंदर जितना हीट है उसको यूज करके यहां पर इंडिया जो और फ्रांस है उन्होंने ISA स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सोलर लैंड स्टार्ट किया था, जहां पर इस एरिया का पूरा हीट को यूज करके सोलर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप इजराइल की लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक्चुअली इसी ट्रॉपिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए उसके पास भी एक बहुत ही अच्छा सोलर एनर्जी का एक वायबल ऑप्शन है जिसे इंडिया यूज करना चाहता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट पैरासाइटिक प्लांट जो कि निकोबार के अंदर पाया गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग जो कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, आपको सिर्फ यहां पर उसके नेम्स याद रखने हैं। और सेकंड चीज, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैं आपको बताऊंगा बस आपको वो पता होने चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट मिला है। पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है।
और निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहां पर ये मिला है। ठीक है, देखिए ये एक टाइप का जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम यहां पर देखिए सेप्टेरा मेंथस। ठीक है, सेप्टेरा मेंथस नाम का एक टाइप का प्लांट है जो कि जिस प्लांट के ऊपर रहता है, देखिए आप जैसे मैंने आपको बताया ये एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है, यानी कि अकेला ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसको एक दूसरे प्लांट के ऊपर रहना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्सफील्डिया ग्लेब्रा। ठीक है, देखिए सेप्टेरा मेंथस और हॉर्सफील्डिया ग्लेब्रा मैं आपको दिखाता हूं। नाउ दिस पर्टिकुलर प्लांट दैट यू सी दिस इज कॉल्ड सेप्टेरा मेंथस, और जिस ये जो आपका ये मेन जो प्लांट दिख रहा है, जिस प्लांट के ऊपर एक्चुअली रह रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हॉर्सिलिया गैब्रस। ठीक है, नाउ आपको यहां पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेप्टेरा मेंथस क्या है, एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है, और हॉर्सफील्डिया गैब्रस क्या है, इसी का पैरासाइटिक दूसरा एक प्लांट है जो कि एक्चुअली इसको अपने यहां पर रहने देता है। ठीक है, तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है। नाउ ये जो सेप्टेरा मेंथस है एक्चुअली उसका रूट बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होता है जो कि इस ट्री के अंदर घुस जाता है। ठीक है, इस ट्री के अंदर घुस जाता है, उसके बार के अंदर घुस जाता है और वहीं पर रहता है। नाउ ये बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, आपको ध्यान रखना सेप्टेरा मेंथस जो है बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। और निकोबार जो हमारा पार्ट है, अंडमान निकोबार का नीचे वाला पार्ट देखिए, ये अंडमान है और ये निकोबार है। निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज निकोबार। निकोबार के अंदर जो हॉटस्पॉट है वहीं पर ये पाया गया है। अंडमान और निकोबार के बीच में आपको ध्यान रखना है अराउंड 160 किलोमीटर्स का यहाँ पर एक टाइप का गैप है। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में, निकोबार के अंदर ये पाया गया है। तो जो सेप्टेरा मेंथस है इसकी बहुत ही डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव इसकी मॉर्फोलॉजी है, जिसके पास देखिए इसका जो इसका फ्लोरोसेंस है, मतलब जो फ्लावरिंग इसका पैटर्न है, जो इसका लीफ का पैटर्न है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका लीफ जो है ये हार्ट शेप होता है। ठीक है, इसकी टिप बहुत ही लॉन्ग होती है और इसके ओवरी, फ्रूट, सीड ये सब के सब क्या होते हैं, अर्दन पॉट शेप के साइज में होते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो है ना, दिस इज इन ऑलमोस्ट इन द शेप ऑफ हार्ट। ठीक है, सेकंड चीज अगर आप देखिए इस प्लांट के अंदर ये रहता है, यानी कि इसका मतलब है कि पैरासाइटिक प्लांट है। इसके अलावा अगर आप थर्ड चीज देखेंगे, देखिए ये एक टाइप के अर्दन पॉट के फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अर्दन पॉट। ठीक है, ये एक टाइप का अर्दन पॉट है, इसी अर्दन पॉट के फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, अब ये चीज आपको बस मालूम करनी है। और सेप्टेरा मेंथस का अगर फर्स्ट में देखेंगे तो सेप्टे का मतलब होता है 7 का मतलब है इसके फ्लावर्स जो है या फिर जो उसकी पत्तियां होती है वो बेसिकली हमेशा 7 के फॉर्म में होती है। देखिए अगर आप इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बेसिकली जब भी इसके लीव्स होंगी ना वो हमेशा 7 के ग्रुप में होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेप्टेरा मेंथस। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है लॉरेंथेसिया, देखिए आप ये चीज पूरी तरह भूल जाइए कि ये कौन सी फैमिली का है। आपको ध्यान रखना है सेप्टेरा मेंथस जो होता है वो एक टाइप का हेमी पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, हेमी पैरासाइटिक मतलब ये फुली पैरासाइटिक प्लांट नहीं है, हेमी पैरासाइटिक प्लांट है। जैसे कि सैंडलवुड होता है, यानी कि चंदन के जो पेड़ होते हैं, चंदन पेड़ होता है, दैट इज कॉल्ड सैंडलवुड, और वो भी एक टाइप का हेमी पैरासाइटिक होता है, ये भी एक टाइप का हेमी पैरासाइटिक है ना। तो क्वेश्चन कम्स व्हाट इज हेमी पैरासाइटिक। हेमी पैरासाइटिक का सीधा सा मतलब ये है ऐसे प्लांट्स जो कि अपने होस्ट के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें सेप्टेरा मेंथस मिला है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली जो हमें दूसरा प्लांट मिला था, जिस प्लांट के ऊपर वो रह रहा है, उस प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, लेकिन इसके अलावा वो खुद भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब वो पार्शियली डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब जो ये लॉरेंथेसिया है, यानी कि जो ये जितने भी सेप्टेरा मेंथस के जीनस के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑल्दो हमें रिसेंटली निकोबार के अंदर मिले हैं, बट इसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं सबके सब इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये जो सेप्टेरा मेंथस है सिर्फ वो एक ऐसा टाइप का एक प्लांट है जो कि सिर्फ और सिर्फ निकोबार के अंदर पाया जाता है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है कि सेप्टेरा मेंथस जो हमें रिसेंटली मिला है वो सिर्फ निकोबार के अंदर पाया जाता है, बट सेप्टेरा मेंथस के जीनस के बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। बट आपको ये चीज बस मालूम होनी चाहिए कि सेप्टेरा मेंथस यहाँ पर निकोबार के अंदर पाया जाता है और बाकी जितने भी है सबके सब पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हेमी पैरासाइट जो होते हैं उन्हें मिस्लेटोस कहा जाता है। ठीक है, मिस्लेटोस कहा जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है कि मिस्लेटोस क्या है। आपको ध्यान रखना है हेमी पैरासाइटिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज मिस्लेटोस। ठीक है, बिकॉज उन्हें रहने के लिए एक होस्ट ट्री चाहिए होता है, टाइप का श्रब चाहिए होता है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। अब जितने भी हेमी पैरासाइट्स होते हैं ना वो बेसिकली ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट हैबिटेट्स हर एक जगह पाए जाते हैं। वो सिर्फ ट्रॉपिकल में पाए नहीं जाते हैं, ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों जगह पाए जाते हैं। और वो जितने भी फ्रूगीवोरस बर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसे बर्ड्स जो फ्रूट्स को खाते हैं, उन सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड की तरह काम करते हैं। ठीक है, फूडिंग हैबिट्स की तरह काम करते हैं। इसके अलावा 4 और प्लांट्स हैं। ये चारों प्लांट्स यहाँ पर एक टाइप के बेसिकली नॉन पैरासाइटिक प्लांट्स है। देखिए सेप्टेरा मेंथस हमने देखा कि एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट था, सेप्टेरा मेंथस एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट था, लेकिन इसके अलावा 4 और ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रिसेंटली मिले हैं और वो नॉन पैरासाइटिक हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज निकोबारिया डेंड्रॉन, तो निकोबार के अंदर एक डेंड्रॉन मिला है। सेकंड इज कॉल्ड एज स्यूडोडिप्लोसोरा, थर्ड इज कॉल्ड एज प्यूबी स्टाइलिस एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज फायरनथेरा। ठीक है, ये चारों है जो रिसेंटली मिले हैं। और इसके अलावा हेमी पैरासाइटिक का एक और एग्जांपल मिला है, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रोप्थोलाल्जी। देखिए ये टॉपिक ऑल्दो हमारा फिनिश तो हो गया, बट आपको आई नो ये बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ इन द सेंस की बहुत ही अनयूजुअल है, आपको ये चीज डायरेक्टली याद नहीं होंगी, बट मैं आपको ये चीज अश्योर कर सकता हूं कि अगर आप इसको 2 से 3 बार अगर देखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूं, आपको सिर्फ क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखना है कि सेप्टेरा मेंथस
क्या होता है, ये टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है, दैट्स ऑल। सेकंड चीज, सप्टेरा मेंथस जिस प्लांट के ऊपर रहता है उसका नाम है हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा, बस, ठीक है। थर्ड चीज, सप्टेरा मेंथस जो है उसका रूट बहुत ही मॉडिफाइड होता है, और सप्टेरा मेंथस बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ निकोबार के अंदर पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। सप्टेरा मेंथस इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन निकोबार। इसके अलावा आप देखेंगे अगर तो देखिए इसके शेप, जो इसके जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा अर्दन पॉट के शेप में होते हैं, और जो इसके लीव्स होते हैं वो हार्ट के शेप में होते हैं, और लीव्स हमेशा 7 के ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिकॉज देखिए कि बहुत ही अनयूजुअल स्टेटमेंट है कि क्या ऐसा जरूरी है कि लीव्स हमेशा 7 के ग्रुप में पाए जाएंगे? यस, बिकॉज इसका नाम ही है सप्टेरा मेंथस, ठीक है। इसके अलावा ये टाइप का हेमी पैरासाइट है। हेमी पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वो पार्शियली डिपेंडेंट है अपने होस्ट के ऊपर, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है लेकिन साथ में वो खुद का अपना खाना बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब ये ऑल्दो सप्टेरा मेंथस सिर्फ निकोबार के अंदर पाया जाता है, बट इसका जो जीनस है, फैमिली है, वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा आपको कुछ नेम ध्यान रखना है। पहली बात तो हेमी पैरासाइट्स को यहां पर मिसलेटोस बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज उन्हें एक होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। और फाइनली आपको यहां पर कुछ नेम ध्यान रखने हैं। जो निकोबार डेंड्रॉन है एक टाइप का नॉन पैरासाइटिक प्लांट है। सीडोडिप्लोसा ये टाइप का प्लांट है। ये जो प्यूबिस लाइलिस एक टाइप का प्लांट है, और जो स्पाइरनथेरा एक टाइप का प्लांट है, और जो डेंड्रोऑप्थोलॉजी है ये भी एक टाइप का प्लांट है। आपको याद होगा 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर 3 डिफरेंट एक स्पीसीज के नेम दिए हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट ये तीनों किस टाइप के स्पीसीज है। पहला था यहाँ पर कि बर्ड्स हैं, दूसरा था यहाँ पे एनिमल्स है, थर्ड था यहाँ पे प्लांट्स है, फोर्थ था यहाँ पे फ्रूट्स हैं। इस तरीके से पूछा जाता है। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली ये चारों किस टाइप के हैं। नाउ आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट टाइम एंड अगेन बिकॉज द हिंदू के अंदर आए हुए नॉर्मली जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स के नेम होते हैं वो नॉर्मली यूपीएससी उनको डायरेक्टली पूछता है। दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग टाइम एंड अगेन ऑन दिस, ठीक है। इसलिए आपको बस नाम यहाँ पर 2-3 बार आपको अपने माइंड में इसको रखना है। आप चाहे तो इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप उसको नाम लिख के सामने रख सकते हैं। आप इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज बहुत ही सिंपल लगने लगेगी, ठीक है। दिस इज नॉट दैट टफ, आपको बस हल्का सा प्रैक्टिस करना है। ओके, सो फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट थेयम्स। थेयम देखिए, थेयम है क्या? थेयम फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइप का रिचुअल डांस फॉर्म है जो कि केरला और कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। थेयम जो होता है एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, दैट इज मोर देन 1000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशंस, जो कि रिचुअल कस्टम इन सबको प्रॉपर्ली फॉलो करता है और इस चीज को मनाता है। नाउ ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहां पर केरला और कर्नाटक के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये चीज मनाया जाता है, इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को एक गॉड से बात करने का एक चैनल माना जाता है। इसलिए थेयम जब भी डांस होता है तो जितने भी लोग हैं वो सब बाहर आते हैं और यहां पर आके ब्लेसिंग्स लेते हैं थेयम से। सो एक टाइप का क्या है, ये एक चैनल टू गॉड माना जाता है कि गॉड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नाउ थेयम जो है देखिए ये एकमात्र डांस नहीं है। थेयम अपने आप में बहुत ज्यादा वेरियस, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर वैरायटीज है। मोर देन 456 टाइप्स की थेयम जो है यहाँ पर ऑलरेडी पाई जाती हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है, थेयम्स मोस्टली मेल्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। सिर्फ एक थेयम ऐसा है, दैट इज कॉल्ड देवाकुतु थेयम, जो कि वुमेन्स परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा जितने भी थेयम्स होते हैं दे आर ऑल परफॉर्म्ड ओनली बाय मेल्स, ठीक है। इसके अलावा केरला के अंदर एक टेंपल है दैट इज कॉल्ड एज थिकुम्बाद कोलोम टेंपल। इसी टेंपल के अंदर नॉर्मली ये चीज मनाया जाता है, ठीक है। नाउ देखिए हमेशा को ध्यान रखना है टेंपल के बाहर ओपन थिएटर टाइप के फॉर्म में थेयम्स को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर इस टेंपल का नाम याद रखना है, थिकुम्बाद कोलम टेंपल जो है वो केरला के अंदर प्रेजेंट है और यहीं पर थेयम्स मनाए जाते हैं। नाउ ये जो डांस होता है या फिर ये टाइप का जो इन्वोकेशन होता है, ये नॉर्मली विलेज श्राइन यानी कि विलेज के टेंपल के सामने इसको किया जाता है। ये नॉर्मली टाइप के एंसेस्टर वर्शिप के थ्रू घर के अंदर भी किया जाता है। मतलब या तो आप विलेजेस में टेंपल्स के सामने कर सकते हो या फिर इसको अपने घर के अंदर भी कर सकते हो, दोनों तरफ से ये अलाउड होता है। अब इसको करने के लिए आपको किसी भी टाइप का स्टेज, किसी टाइप का कर्टन नहीं चाहिए होता है। सिंपली इसको आप ओपन थिएटर के फॉर्म में कर सकते हो। और जो डांसर होता है वो ड्रमर के साथ यहाँ पर डांस करता है और जो डिफरेंट रिचुअल सॉन्ग्स होते हैं उसको यहाँ पर गाया जाता है, जो भी मेन यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर मेन टाइप्स ऑफ थेयम्स पता होना चाहिए, दैट इज दैट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि टाइप्स ऑफ थेयम में जैसे हमने बात की कि मोर देन 450 टाइप्स ऑफ थेयम ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें से अराउंड 112 थेयम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। उसमें से भी कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ थेयम्स, वो आपको ध्यान रखना है। विष्णु मूर्ति देखिए विष्णु के ऊपर बेस्ड है। विष्णु आपको याद होगा एक वैष्णव जो ट्रेडिशन होता है उसी चीज के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हिरण्यकश्यप की जो स्टोरी है वो सुनाई जाती है इस पर्टिकुलर थेयम डांस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। नाउ श्री मुत्तपन जो थेयम है, थर्ड इज पड्डीकुट्टियम्मा एंड फोर्थ इज गुलिकन। ये चारों टाइप के थेयम्स है। बेसिकली ये सब क्या है, दे आर टाइप्स ऑफ थेयम्स जो कि डिफरेंट एरियाज में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली शो करता है कि हमारा इंडिया कितना ज्यादा कल्चरल मतलब वैरायटी कितनी ज्यादा है। सोचिए एक ही फेस्टिवल को मनाने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। दिस शोज एक्चुअली अ वैरायटी। ये शो करता है कि हमारी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, ठीक है। तो ये थे हमारे चारों टॉपिक्स। आई होप आपको चारों टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। जो आज के क्वेश्चन है रिवीजन के फॉर्म में, आप उसे ट्राई कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेगासस जो है इट इज अ टाइप ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इन व्हिच इट डज नॉट अलाउ द यूजर्स टू यूज देयर सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन इज एसक्यूएल इन्वॉल्व्स अटैकिंग द वेबसाइट whereas
XSS and cross service site involves attacking the system only. Third question is Israel is the largest defense supplier to India. Fourth is Star of David logo is officially related to Indian Jews living in India since ancient times. Fifth is जो hemiparasitic plants होते हैं they are found only in tropical forest system in world because of their reliance on photosynthesis. And final question is according to rituals women cannot perform any type of theyyam. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है. जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज एनी एमपी कैन बी सस्पेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एज पर द राज्यसभा रूल्स. यस, दिस इज वेरी ट्रू. आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि जो राज्यसभा के रूल्स है उसके अनुसार 6 महीनों तक के लिए किसी भी पर्सन को यहां पर सस्पेंड किया जा सकता है. सेकंड, कोई जो बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन हैज टू बी होल्ड इफ एनी ऑफिस ऑफ एमपी एमएलए इज वेकेंट फॉर मोर देन 3 months. नो, आपको ध्यान रखना है दिस इज नॉट 3 months, इट इज एक्चुअली 2 months. अगर आप डेज में देखें तो 60 days. अगर कोई पर्सन बिना बताए 60 days तक किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा की यानी कि पार्लियामेंट की असेंबली से वेकेंट रहता है या फिर एब्सेंट रहता है तो 2 महीने के अंदर, उस 2 महीने के बाद बेसिकली उसका मतलब इलेक्शन हो सकते हैं, बाई इलेक्शन हो सकते हैं और अगले 6 महीनों के अंदर उसका इलेक्शन आपको कंप्लीट करना होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये 3 महीने नहीं 2 महीने हैं. थर्ड क्वेश्चन, डिजिटल संसद ऐप डज नॉट अलाउज लाइव प्रोसीडिंग्स टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ एमपीज. नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको ध्यान होगा कल हमने बात की थी कि हर एक दिन का जो लाइव प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर प्रॉपर्ली शो होता है. यहां तक कि जो अभी का जो बजट सेशन जो स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी का वो भी इसके अंदर लाइवली प्रोसीड होगा. ठीक है. Fourth question, all Scandinavian countries have sought recognition to clinker boards on World Heritage Site. This is very true. 3 यहाँ पर Scandinavian countries है. कौन सी है? नॉर्वे, डेनमार्क एंड यहाँ पर जो स्वीडन. नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये तीनों ही कंट्री, तीनों ने यहाँ पर साथ में मिलकर रिकॉग्नाइज करने की डिमांड की थी और इसको मान लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बिटकॉइन सिटी हैज बीन प्लान्ड इन सैन मिगुल सिटी ऑफ एल सल्वाडोर. नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. देखिए, ऑल्दो बिटकॉइन सिटी एल सल्वाडोर के अंदर ही बनाया जा रहा है बट सैन मिगुल सिटी के अंदर नहीं बनाया जा रहा है. देयर इज सिटी कॉल्ड एज ला पाल्मा सिटी जो है वहां पर इस चीज को बनाया जा रहा है. ठीक है, और बनाया जा रहा है. और जो एल सल्वाडोर है वो कहां पे प्रेजेंट है? नाउ दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. ये दोनों जो इस्थमस ऑफ पनामा से जो कनेक्टेड है उसी के अंदर एक आइलैंड है, एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड एज एल सल्वाडोर. एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज स्ट्रेंथनिंग इन एल सल्वाडोर सिंस इट्स रिलीज ड्यू टू इट्स रैपिड यूज एंड एक्सेप्टेंस अमंग द पीपल. नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको याद होगा बिटकॉइन की प्राइस लगातार वहां पे डाउन हो रही है, स्ट्रेंथन नहीं हो रही है. एल सल्वाडोर के अंदर जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में है. लोग चाहते हैं कि इस चीज को हटाया जाए बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन और डिस्टेबलाइजिंग ऑफ इकोनॉमी वो लगातार काफी ज्यादा हो रहा है. तो ये थे हमारे सारे के सारे टॉपिक्स एंड सारे क्वेश्चंस. आई होप आपको सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे. इनमें से अगर किसी के रिलेटेड भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्सेस में उस डाउट को लिख सकते हैं. मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.